नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बुक 1 भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि जो इंडियन इकोनॉमिक्स हमारा बुक है उसका चैप्टर 1 है का पार्ट 1 है। ये स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि जो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था थी आखिरकार किस प्रकार से थी उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या टॉपिक्स क्या क्या हमें पढ़ने आखिरकार इस चैप्टर में, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखते हैं क्या है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी ना उसका जो औपनिवेशिक शोषण था किस तरीके से किया गया था उसके बारे में बताया गया है। और स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में, और स्वतंत्रता के समय जो कृषि क्षेत्र भारत की थी किस तरीके से आखिरकार उस समय उसके बारे में है। और स्वतंत्रता समय औद्योगिक क्षेत्र, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो विदेशी व्यापार किए जाते थे उसके बारे में है। और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो जन की रूपरेखा थी उसके बारे में। और स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा क्या क्या था, किस प्रकार से था, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और आखिरी जो टॉपिक हमारा है स्वतंत्रता समय आधारित जो संरचना थी आखिरकार संरचना का विकास था किस तरीके से किया गया था उसके बारे में बताया गया है। तो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वतंत्रता के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी कैसी थी आखिरकार, जो किस प्रकार से थी उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है आखिरकार। ये पहला हमारा पॉइंट है, ब्रिटिश उपनिवेशन काल से ही जो पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था थी ना उस समय सोने की चिड़िया के रूप में जानी जाती थी। आप लोगों को पता है कि जो ब्रिटिश शासन के समय था उस समय जो हमारा जो भारत था ना सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। जितने भी हमारे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भी उनके प्रकार की जो भी सारी नीतियाँ अपनाई गई वो भारत को एक तरह से खोखला बनाकर वो चले गए हैं। औपनिवेशिक काल में ही अत्यधिक जो लगातार आर्थिक शोषण के कारण उनकी काफ़ी अधिक जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। और दूसरा हमारा है अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का जो मुख्य उद्देश्य था भारत को ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रही आधुनिक जो अर्थव्यवस्था थी ना उसके आधार के रूप में उसका उपयोग करना था, सिर्फ बस और कुछ नहीं करना था। जो भारत की अर्थव्यवस्था थी जो भारत को एक हिसाब से सोने की चिड़िया के रूप में जानी जाती थी, जो औपनिवेशिक शोषण काल के कारण ये सब समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं रह गया भारत के पास। भारत को खोखला कर दिया इन्होंने एकदम से। ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की सभी क्षेत्रों का उपयोग अपने फायदे के लिए किया गया था और उनका अधिक से अधिक शोषण किया गया था। आगे देखते हैं क्या है। आगे हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स आखिरकार जो ब्रिटिश शासन के दौरान औपनिवेशिक शोषण हुआ था इसके पीछे क्या क्या कारण थे, आखिरकार किन किन टॉपिक्स पे आखिरकार इसके बारे में बताया गया है वो एक बार पढ़ लेते हैं हम। पहला हमारा टॉपिक है सब टॉपिक्स, आर्थिक विकास का औपनिवेशन, जो आर्थिक विकास हुआ था उसका औपनिवेशिक शोषण किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में है। और दूसरा है कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण, और तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र का जो औपनिवेशिक शोषण था उसके बारे में बताया गया है। और चौथा टॉपिक हमारा है विदेशी व्यापार का जो औपनिवेशिक शोषण है किस प्रकार से किया था। ये सब इसके सम टॉपिक्स हैं, ठीक है। सम टॉपिक्स का मतलब इनके छोटे छोटे भाग हैं जो कि समझाने का हमने प्रयास किया है। पहला हमारा है आर्थिक विकास का औपनिवेशिक शोषण। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जाता था, रोजी रोटी कपड़ा एकदम जो लोग थे ना, भारत की अर्थव्यवस्था थी ना एक तो खराब तो हो ही चुकी थी, खराब उन्होंने कर दी थी एकदम से। भारत का जितना भी सोना था, जितने भी जो कच्चे पदार्थ जो अधिक मात्रा में कच्चे पदार्थ होते थे जो भारत में अधिक मात्रा में पाए जाते थे वो अपने वो ले गए, अपनी वो अर्थव्यवस्था को जितने भी मजबूत कर सकते थे उन्होंने किया। भारत का अधिक से अधिक शोषण किया, लोगों को दो वक्त की रोजी रोटी जो कपड़ा अधिक मात्रा में नहीं दिया जाता था, लोगों को एकदम परेशान कर दिया था। मतलब कि देखते हैं क्या इस टॉपिक में आर्थिक विकास का औपनिवेशिक शोषण। पहला पॉइंट हमारा है औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी जो राष्ट्र है ना, राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय में कोई भी प्रयास नहीं किया। यानी कि जो आखिरकार जो भारत में उस समय थी ना कि किस प्रकार से आखिरकार जो राष्ट्रीय आय में जो व्यक्ति का आय होता है ना किस प्रकार से आखिरकार बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए उसके लिए किसी भी तरीके से कोई भी प्रयास उन्होंने नहीं किया है। और दूसरा पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के मापन का प्रथम प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर 1876 में ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने वो शायद एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले 1876 में ये जो राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय का जो मापन था ना उन्होंने शुरू करवाया था। आगे देखते हैं। डॉक्टर बी के राव के अनुसार, जो डॉक्टर बी के राव भी इसमें शामिल थे, सकल देशीय उत्पादन में वार्षिक वृद्धि केवल 2% थी उस समय और प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि जो थी 0.5% थी उस समय। इन्होंने एक जो डॉक्टर बी के राव हैं इन्होंने इनके अनुसार एक तरीके से बताया गया जो सकल देशीय अनुपात है उत्पादन है किस तरीके से थी आखिरकार उसके बारे में बताया गया, कौन कौन सी कितने परसेंटेज में थी। अगला हमारा पॉइंट है 1947 में
प्रति व्यक्ति आय का जो मात्र था ना केवल 280 रुपये था। इसका मतलब क्या है, जो प्रति व्यक्ति आय का मात्र उस समय था 280 रुपये ही था। तात्कालीन राष्ट्रीय आय के अन्य कर्ताओं ने प्रमुख अन्य कर्ताओं में एक हिसाब से जो प्रमुख थे वो निम्न प्रकार से थे, जैसे कि विलियम डिगामी, फिडलर सिराज और RDC देसाई। मुख्य रूप से इसके जो प्रति व्यक्ति आय के जो राष्ट्रीय आय के कर्ताओं के रूप में माने जाते थे ना उस समय, ये मुख्य रूप से एक हिस्सा थे उनके, बहुत बड़े व्यापार के रूप में, बहुत बड़े एक हिसाब से अधिकारी के रूप में थे उस समय। और सेकंड हमारा टॉपिक है कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण, यानी कि जो कृषि क्षेत्र उस समय भारत में अधिक मात्रा में होता था ना, किस तरीके से होता था, किस तरीके से नहीं होता था। उस समय भारत में इतना ज़्यादा कृषि होता था ना कि कच्चे माल के पदार्थ में जितने भी जो वस्तुएं भारत से दूसरे देश में ले जाती थी उनकी अर्थव्यवस्था को पूरी करने के लिए, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तो थी ही थी, लेकिन जो वो बची खुची जो अर्थव्यवस्था थी ना भारत की, उन्होंने वो भी खत्म कर दी थी एकदम से। इसलिए यहाँ बताया गया है कि जो औपनिवेशिक शोषण किस प्रकार से आखिरकार जो कृषि का हुआ था कैसा था। एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आखिरकार जो भारत में कृषि है किस तरीके से की जाती है, किसान लोग जो हैं कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट हमारा है जमींदारी, मालवाड़ी और रियायतवाड़ी प्रथा। 1947 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की भागीदारी लगभग 95% थी उस समय। हाँ बिल्कुल, ये मान सकते हैं आपकी जो रियायतवाड़ी थी, मालवाड़ी और जमींदारी जो प्रथा थी उस समय 95% मान सकते हैं, क्योंकि उस समय जो अधिक मात्रा में जो गाँव के जो जमींदार होते थे उनके लिए जो किसान होते थे अधिक मात्रा में काम करते थे, क्योंकि जो जमींदार होते हैं ना उनके पास अधिक मात्रा में जो ज़मीनें होती थी, पैसे होते थे और जो रुतबा होता था उनके पास, उनके अनुसार ही जो किसान थे काम करते थे, उनके पास ही रहते थे और उनके दैनिक जीवन के रूप में जो किसान थे अपना रोजी रोटी चलाते थे। और दूसरा पॉइंट हमारा है व्यवसायीकरण का दबाव नील आदि का उत्पादन करना। अधिक मात्रा में वो था ना, नील का उत्पादन किया जाता था भारत में, उसके बारे में बताया गया है। 1947 में 75% से अधिक जनसंख्या जो कृषि क्षेत्र थी ना उस पर निर्भर होती थी उस समय केवल यही तो एक थी जो 25% जो 75% है, 75% जो है ना वो अधिक मात्रा में जनसंख्या जो थी किसान होते थे, अधिक मात्रा में गांव में रहते थे, गरीब व्यक्ति होते थे, रोजी रोटी कपड़ा मकान अधिक मात्रा में उनको नहीं मिल पाता था। वो जनसंख्या इतनी ज़्यादा उस समय थी भी नहीं कि उनको रोजगार नहीं दिया जा सके, लेकिन सरकारों के द्वारा कोई कदम ही नहीं उठाया गया था, क्योंकि जो 1947 में हमारा भारत जो था उस समय आज़ादी हुआ था। सिर्फ 25% जो लोग थे वो शहरों में रहते थे, बाकी 25% जो थे किसान लोग होते थे जो रोजगार प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरा स्थान पर इधर से उधर घूमते रहते थे, उनके बारे में बताया गया है। और अगला टॉपिक हमारा है देश के विभाजन के कारण जो पश्चिम बंगाल में जूट मिला और पूर्व पाकिस्तान में उत्पादन भूमि चली गई थी तथा विनिर्मित निर्यात के आयात में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई थी। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा है औद्योगिक क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण, यानी कि जो उद्योग क्षेत्र हुआ था ना उस समय औद्योगिक क्षेत्र था, उसके बारे में बताया गया कि क्या है आखिर का जो औपनिवेशिक शोषण में औद्योगिक जो उद्योग अधिक मात्रा में किया जाता था किस प्रकार से था, उसके बारे में बताया गया है। पहला हमारा है ब्रिटिश शासन से पहले भारत में औद्योगिक क्षेत्र अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। उस समय जो आप लोग जानते होंगे कि उस समय जो हमारा भारत था ना, हस्तशिल्प कला में विश्व में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त था उस समय। लेकिन जब धीरे धीरे मशीनें आने लगी, औपनिवेशिक शोषण के कारण जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आने लगी, उस समय सरकार के द्वारा जो औपनिवेशिक शोषण था ब्रिटिश शासन के दौरान, तो जो हस्तशिल्प का पतन हो गया एकदम से बिल्कुल ही। जो भारत की हस्तशिल्प इतने मुश्किल से हाथों के द्वारा कैसे कलाई के कैसे को मतलब अच्छे तरीके से कैसे वो ड्राइंग करते थे, कैसे वो बनाते थे, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, भारत का हस्तशिल्प उद्योग अपनी विविधता से गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, परंतु ब्रिटिश शासन ने इसे 2 प्रकार से नष्ट कर दिया था। पहले हम ये जान लेते हैं कि 2 प्रकार कौन कौन से था आखिरकार, जो किन किन कारणों से जो है कि औपनिवेशिक शोषण जो था उसके कारण से जो औद्योगिक क्षेत्र था, मतलब औद्योगिक क्षेत्रों के कारण जो औपनिवेशिक शोषण के कारण क्या कारण थे वो जान लेते हैं एक बार। पहला है भारत में हस्तशिल्प उद्योग की विदेशी माल उनके निर्यात पर भारी शुल्क के माध्यम से नष्ट हो गया था, और भारत में हस्तशिल्प उद्योग की घरेलू मांग जो थी भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं के जो शुल्क मुक्त आयात नष्ट हो गया था। यानी कि जो भारत में अधिक मात्रा में जो शुल्क लिया जाता था ना कि आयात निर्यात में जो भी वस्तुओं पर कर लगाया जाता था उसको भी नष्ट कर दिया गया था उस समय के लिए। आगे देखते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक, आगे देखते हैं कि क्या पॉइंट्स है इसी में ही। तीसरा हमारा है ब्रिटेन से सस्ते विनिर्मित
उत्पादों के आयात में भारी वृद्धि करने लगे थे उस समय। और उद्योग आधुनिक जैसे उद्योग जो थे 1907 में डिस्को की स्थापना, जो डिस्को था ना एक हिसाब से बहुत बड़ी एक जमशेद जी टाटा द्वारा जो थे उनके द्वारा स्थापना की गई थी। इसका प्रयास बहुत ही अच्छा था उस समय, लेकिन अपर्याप्त था। और चौथा हमारा है भारत में भीषण बेरोजगारी बढ़ गई थी उस समय। अधिक मात्रा में जो लोग थे उनको बेरोजगार नहीं मिल रहा था। किस तरीके से आखिरकार जो रोजगार मिले, कैसे मिले, इसके बारे में बताया गया है। और पांचवा है भारतीय उपभोक्ता बाजार में नई मांग का सृजन करना पड़ा था। और छठा है भारत को कच्चे माल का निर्यात बनाना पड़ा अधिक मात्रा में। और सातवां हमारा है भारत को ब्रिटिश उद्योग के विनिर्मित उद्योगों का जो आय था ना उसका बाजार किस प्रकार से बनाना था, कैसा था आखिरकार, उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं क्या है। हमारा फोर्थ टॉपिक है विदेशी व्यापार का औपनिवेशिक शोषण किस प्रकार से किया गया था। आखिरकार जो विदेशी व्यापार था ना भारत में किस प्रकार से किया गया था उसके बारे में जान लेते हैं। कच्चे माल का शुद्ध निर्यात किया गया था अधिक मात्रा में। जो कच्चे माल था ना उस समय अधिक मात्रा में निर्यात किया गया था, आयात नहीं किया गया था, सिर्फ निर्यात किया गया था, भेजा ही गया था उस समय भारत से। इसलिए भारत में जो अधिक मात्रा में कच्चे माल की कमी पड़ गई थी इसी कारण पड़ी थी। तैयार माल का आयात किया जाता। तैयार माल यानी कि जो महंगी वस्तुएं वहाँ पर जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी भारत में लाई जाती थी वस्तुएं आयात किया जाता था उनको अधिक दामों में भारत में बेचना, यही उनका मकसद होता था। यही एक तरह से पॉइंट्स ऑफ प्लस होता था कि किस तरीके से आखिरकार जो पैसे हैं कमाया जाए कैसे, उनके बारे में बताया गया था। और अगला हमारा विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एक अधिकारी नियंत्रण रखता था। और आखिरी हमारा है भारत की संपत्ति का बाहर प्रवाह किया जाता था। हाँ, मैंने पहले बता दिया आपको स्टार्टिंग में कि किस प्रकार से जो भारत के अधिक से अधिक खजान होते थे, किस प्रकार से आखिरकार जो सोने की चिड़िया के रूप में भारत जाना जाता था। तो वहाँ की जो संपत्ति भारत की होती थी ना यहाँ की, तो किस प्रकार से आखिरकार जो अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के दौरान जो वहाँ पर वो ले गए उनके बारे में बताया गया है। इसी में आगे देखते हैं भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग का जो विस्तार था ना करने का, ब्रिटिश वस्तुओं की शुल्क मुक्त आयात किया जाने लगा था उस समय। और विविध मुल्क शुल्क नीति के कारण ये सब हुआ था। और भारतीय ब्रिटेन में तैयार माल का आयातक और ब्रिटेन कच्चे माल का निर्यातक करने लगा था अधिक मात्रा में, क्योंकि उसके पास जो ब्रिटेन था ना अधिक मात्रा में जो भारत से जो भी कच्चे माल का पदार्थ वहाँ ले आकर इकट्ठा कर लिया अपने स्टॉक में। उसके बाद जो ब्रिटिश शासन था ना उसके दौरान अनेक प्रकार के देशों में जो है कि कच्चे माल का निर्यातक करने लगा था। और औपनिवेशिक शोषण के कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें गतिहीन अधिक मात्रा में हो गई थी और पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बन गई थी। बहुत ही एक हिसाब से बहुत ही गलत हुआ था उस समय भारत के साथ। अगला टॉपिक ही हमारा है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी। आखिरकार जो स्वतंत्रता थी, आखिरकार जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी किस प्रकार से आखिरकार जो विशेषताएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे हम। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो निम्न प्रकार से थी। आखिरकार ये टॉपिक्स हैं जिसको हम क्लियरिटी रूप में पढ़ेंगे पूरी तरह से कि क्या क्या है। इसके अंदर सब टॉपिक्स है हमारा। पहला है गतिहीन अर्थव्यवस्था, यानी कि जो गतिहीन अर्थव्यवस्था थी किस तरीके से थी उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के बारे में। और तीसरा है औद्योगिक पिछड़ापन। और चौथा है अनियंत्रित निर्धनता के बारे में बताया गया है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और पांचवा है आधारित संरचना का किस प्रकार से आखिरकार कम विकास हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और आयात पर भारी निर्भर किस प्रकार से आखिरकार उस समय हो गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। और सीमित शहरीकरण जो था कैसा था, किस तरीके से था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को पूरी तरीके से समझते हैं कि क्या क्या थी आखिरकार सही से। पहला हमारा है गतिहीन अर्थव्यवस्था, या इसका अर्थ यही समझ लीजिए जो गतिहीन अर्थव्यवस्था थी ना उस समय भारत की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। इसी बात से आप समझ लीजिए कि गतिहीन अर्थव्यवस्था होती क्या है आखिरकार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, उस समय जो स्वतंत्रता प्राप्ति थी ना भारतीय अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। इसका अर्थ यह है कि जो स्वतंत्रता समाप्ति के से भारतीय अर्थव्यवस्था जो एक थी ना वो पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्थित थी। और गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आय में बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था उसके बाद में जो भारत था ना एक हिसाब से उसके पास कुछ था ही नहीं। एक तो ना तो सही से अर्थव्यवस्था थी, वो एक गतिहीन अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती थी। ना तो पैसे थे, ना तो रोजगार थे, कहीं भी कुछ भी नहीं थे एकदम से। 1947 में एक हिसाब से मान लीजिए भारत एक कंगला हो चुका था, ऐसा मान सकते हैं आप। और किसी भी चीज़ की उस समय वृद्धि भी नहीं हुई थी।
और सेकंड टॉपिक हमारा है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है ना वो किस प्रकार से थी आखिरकार, उसके बारे में जान लीजिए कि जो ऐसे फॉर एग्जांपल के रूप में आप जान लीजिए कि जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है अंग्रेजी शासन के दौरान जो भी माल कच्चे माल के रूप में जो औद्योगिक शासन की नीति अपनाई गई थी, उन्होंने ढेर सारी नीतियाँ अपनाई थी कि जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी किस प्रकार से आखिरकार जो भारत को कमज़ोर बनाया जाए। कच्चे माल के रूप में सबसे पहले भारत को कमज़ोर बनाया गया था और लोगों को रोजगार ना देकर बनाया गया था। ढेर सारे कारण थे इसके पीछे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो होती है बहुत ही कम होती है। उदाहरण के लिए 1947 से 1948 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी 230 थी। उसके बाद में जाकर के ना 230 उस समय थी, लेकिन उसके बाद में जाकर के 280 रुपये हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते जाकर के थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ इसके अंदर। और अगला हमारा पॉइंट है औद्योगिक पिछड़ापन, यानी कि जो औद्योगिक पिछड़ापन था किस तरीके से था इसके बारे में भी जान लेते हैं कि उद्योग से रिलेटेड कैसा था आखिरकार जो भारत था उसके बारे में। देश में आधारभूत छोटे उद्योग खत्म हो गए थे, यानी कि जो छोटे मोटे उद्योग होते थे ना भारत के उस समय खत्म ही हो चुके थे एकदम बिल्कुल से। और सेकंड हमारा है उस समय पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता के बड़े भाग के रूप में जो भारतीय उद्योग था उसमें आयात पर निर्भर किया जाता था और देश में जो उद्योग थी ना उसमें अधिक मात्रा में कमी आ गई थी भारत में। इसके बारे में बताया गया है। अगला हमारा पॉइंट है अनियंत्रण निर्धनता, यानी कि इसका अर्थ जान लेते हैं कि जो अनियंत्रण निर्धनता है कि नियंत्रित ही ना किया गया हो कि जिस निर्धनता को उसे ही अनियंत्रित निर्धनता कहा जाता है। जनसंख्या का बड़ा भाग निर्धन था, यानी कि जो भारत में था ना उसमें लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार थे। जो ब्रिटिश शासन के दौरान एक भी प्रकार की ऐसी नीति नहीं चलाई गई थी जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके और भी लोग बेरोजगार हो गए थे। लोग एक दिन के 2 वक्त का भोजन भी नहीं खा पाते थे, नहीं प्राप्त कर पाते थे। उनके पास निवास वस्त्र और वस्त्र का अभाव होता था, यानी कि जो रोजी रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं होता था। उस समय भारत के लोग इधर से उधर मतलब जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, लेकिन उनके पास कोई भी जो ब्रिटिश शासन के दौरान उस समय था कोई भी ऐसी नीति नहीं अपनाई गई थी कि जिससे कि भारत के लोगों को जो है अधिक मात्रा में रोजगार मिल सके। बहुत ज़्यादा हमारा भारत जो था उस समय पिछड़ा हुआ था, एक हिसाब से कह सकते हैं आप। यहाँ पे बेरोजगारी और भारी मात्रा में अशिक्षा के कारण भी हुआ था, एक हिसाब से ये भी एक कारण है। और पांचवा हमारा आधारिक संरचना का कम विकास, यानी कि जो आधारिक संरचना था इसका कम विकास किस प्रकार से किया गया था उसके बारे में भी जान लेते हैं। उस समय आधारिक संरचनात्मक विकास बहुत ही कम था। संचार परिवहन के साधन बिजली ऊर्जा का उत्पादन शामिल था आदि। इसके फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, उदाहरण के लिए 1948 में बिजली उत्पादन की क्षमता केवल 2100 मेगावाट थी, बस 2100 मेगावाट। अब तो आप जानेंगे कि 3 लाख कुछ ऐसे है मेगावाट, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है इस समय। पहले तो कुछ भी नहीं थे भारत की जो मेगावाट थी बिजली की। और छठा हमारा है आयात पर भारी निर्भरता, यानी कि जो निर्भरता, यानी कि जो भारत था ना जो आयात पर अधिक मात्रा में जो निर्भर रहता था उसके बारे में बताया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान कितनी प्रकार की कूटनीति अपनाई गई थी ना कि भारत को आयात पर निर्भर कर दिया था उन्होंने कि आयात पर ही भारत अब रहेगा। उसके बाद में जो निर्यात था अधिक मात्रा में भारत से जो कच्चे माल का निर्यात किया जाता था उसके बारे में बताया गया है। देश में मशीनरी और उत्पादन के अन्य उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। देश के शस्त्र बल भी अधिक मात्रा में सुरक्षा जो उपकरण होते थे अधिक मात्रा में विदेशी आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ता था। आप लोग को शायद पता हो कि 1965 में किस प्रकार से आखिरकार जो पाकिस्तान और 1962 में चीन के साथ और 1965 में किस तरीके से पाकिस्तान के साथ आखिरकार जो युद्ध लड़ना पड़ा भारत को। केवल 14 वर्ष के बाद जो है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में किस प्रकार से युद्ध लड़ना पड़ा दोनों देशों से। तो एक हिसाब से ये बहुत ज़्यादा उस समय जो भारत था ना उसके पास इतने ज़्यादा हथियार भी नहीं होते थे कि किस प्रकार से जो भारत है वो लड़ सके और कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसलिए जो उस समय अधिक मात्रा में जो भारत था ना उससे अधिक मात्रा में जो बाहर से जो अधिक मात्रा में हथियार भी लिया करता था और जिससे जितनी भी अर्थव्यवस्था थी ना उसकी वो भी पूरा करने के लिए जो उपकरण मंगाए जाते थे, हथियारों से रिलेटेड सुरक्षा उपकरण मंगाए जाते थे, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और सातवां हमारा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी ना गाँव में रहती थी और 1948 में केवल 14% जो थी शहरी क्षेत्र में रहती थी, जबकि गांव में 86% रहती थी। और ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि के बाहर अवसरों में अधिक मात्रा में कमी हो गई थी और इससे उनकी निर्धनता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर वो ख़त्म हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और
लाइक शेयर एंड कमेंट करके वीडियो के बारे में आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो किस तरीके से लगी, आखिरकार कैसी लगी। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। इसका सेकंड पार्ट रह रहा है, सेकंड पार्ट में ये वीडियो जो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।